अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज को। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसकी क्या मेन काजेज होती हैं, जॉब्स ने किस तरह क्लासिफाई किया है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को, और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को असेस करने के लिए फ्रॉम अदर शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनको भी आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के साथ और बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि इसको कौन सी शोल्डर जॉइंट पैथोलॉजीज की वजह से पेन आ रहा है। क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट करेगा शोल्डर पेन की कंप्लेन के साथ, लेकिन उसे ये पेन किस वजह से है, आइदर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी है या फिर उसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, रोटेटर कफ टियर की वजह से उसे पेन आ रहा है। तो इसलिए मैं इन सभी पैथोलॉजीज के साथ साथ उसकी किस तरह असेसमेंट करनी है, कौन से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं, वो सभी भी मैं कवर करवा रही हूँ, ताकि कल को अगर आप वार्ड में जाते हैं, आपकी रोटेशंस लगती हैं या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, तो ये स्पेशल टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इन स्पेशल टेस्ट के मेरे अपने नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं टेस्ट, वो सभी के मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर किसी भी बच्चे को चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे तो वो फिर मैं नोट्स उनके साथ शेयर भी करूँगी। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या होता है, अब इस डायग्राम और इन स्ट्रक्चर्स को आपने अच्छी तरह से समझना है। ये क्या है, स्कैपुला, ये है ह्यूमरस। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस मिलके हमारा बना रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट। ये क्या है, ये है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये है एक्रोमियन और ये है कोराकोइड प्रोसेस। अब इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है कि एक्रोमियन और ह्यूमरस के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ह्यूमरल स्पेस, और आपको ये नजर भी आ रही होगी। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सुप्रा ह्यूमरल स्पेस। ठीक है, और इस स्पेस के दरमियान में जो स्ट्रक्चर इंसर्ट हो रहे होते हैं ह्यूमरस के ऊपर आके, उनको हम कहते हैं रोटेटर कफ टेंडन्स। क्या कहते हैं, और ये आपको नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर में, दैट इज रोटेटर कफ टेंडन्स। ठीक है, जो कि इंसर्ट हो रहे होते हैं ह्यूमरस पे। ठीक है, एक्रोमियन और ह्यूमरस के दरमियान में कौन सा स्ट्रक्चर है, रोटेटर कफ टेंडन्स। ठीक है, अब जब रेपिटेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या हो रहा था कि ह्यूमरस एलिवेशन हो रही होती है। जब ह्यूमरस एलिवेट होगी तो जो ये सुप्रा ह्यूमरल स्पेस होगी ये हो जाएगी नैरो। ठीक है, इसकी नैरोइंग की वजह से जो स्ट्रक्चर्स होंगे इन दोनों के दरमियान में वो इम्पिंज हो जाएंगे एक्रोमियन और ह्यूमरस के दरमियान में। ठीक है, अब कौन सी रेपिटेटिव एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली थ्रोइंग एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, थ्रोइंग एक्टिविटीज में क्या हो रहा है कि ह्यूमरस एलिवेट हो रही होती है। ठीक है, ह्यूमरस इस साइड को मूव हो रही होती है। जब ह्यूमरस एलिवेशन होगी तो ह्यूमरस एलिवेशन की वजह से स्पेस कम हो जाएगी। कौन सी स्पेस, सुप्रा ह्यूमरल स्पेस डिक्रीज हो जाएगी। जब सुप्रा ह्यूमरल स्पेस डिक्रीज हो जाएगी तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा स्ट्रक्चर था, रोटेटर कफ टेंडन्स इंसर्ट हो रहे थे ह्यूमरस पे, वो स्पेस नैरोइंग की वजह से इम्पिंज हो जाएंगे। उनकी इम्पिंजमेंट की वजह से क्या होगा, पेन आ रही होगी, शोल्डर पेन। तो इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, और इसकी जो मेन काज होती है वो होती है सुप्रा ह्यूमरल स्पेस डिक्रीज हो जाना ड्यू टू रेपिटेटिव एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल थ्रोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसकी वजह से रोटेटर कफ टेंडन्स इम्पिंज हो जाते हैं एक्रोमियन और ह्यूमरस के दरमियान में, उसकी वजह से शोल्डर पेन आ रही होती है। तो ये बेसिकली होता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कौन सी काजेज होती हैं। ठीक है, तो टू मेन काजेज आ रही होती हैं, इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट हो सकती हैं या फिर एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट हो सकती है। इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट का क्या मतलब है कि रोटेटर कफ टेंडन्स के अंदर ही मसला है, रोटेटर कफ डिजीज है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट, यानी कि जॉइंट में ही मसला है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो इसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से जब रोटेटर कफ टेंडन्स इम्पिंज होंगे उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट की क्या काज हो सकती है कि कोई भी रोटेटर कफ डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से रोटेटर कफ टेंडन्स वीक हैं, और उनकी वीकनेस की वजह से उनकी जब रेपिटेटिव एक्टिविटीज होंगी तो वो जल्दी इम्पिंज कर जाएंगे। तो रोटेटर कफ डिजीज हो सकती है, रोटेटर कफ टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये मोस्ट कॉमनली इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट होती है एजिंग में।
जब ग्रेटर देन 40 ईयर्स एज होगी। ठीक है, एजिंग की वजह से आपको पता है कि जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। जब मसल्स वीक होंगी, माइनर फोर्सेस एक्ट होंगी उनके ऊपर आके, तो वो क्या कर जाएंगे, जल्दी रप्चर कर जाएंगे, इम्पिंज कर जाएंगे, क्योंकि उनकी पहले से ही वीकनिंग है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो सकती है रोटेटर कफ मसल्स की, जिसकी वजह से मसल्स आगे ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, या फिर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम है मसल्स को, तो ब्लड सप्लाई कम होना, मसल्स की वीकनेस होना, ये ज़्यादातर होता है एजिंग के अंदर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट ज़्यादातर एल्डर्स के अंदर होती है, और रोटेटर कफ की डिजीज हो रही होगी, रोटेटर कफ टेंडन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होगी, तो ये इसकी मेन काजेज आ जाती हैं। एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट किस वजह से हो सकती है, जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स की वजह से इम्पिंज करेंगे रोटेटर कफ, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट। एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट की भी आगे से 2 टाइप्स हैं। ठीक है, प्राइमरी इम्पिंजमेंट एंड सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। ठीक है, प्राइमरी इम्पिंजमेंट किस वजह से हो सकती है, कोई भी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी होगी। ठीक है, यानी कि एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट किस वजह से हो सकती है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सराउंडिंग कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, एक्रोमियन है एंड ह्यूमरस है, या फिर प्राइमरी इम्पिंजमेंट कहेंगे, या फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी है। सेकेंडरी इम्पिंजमेंट करेंगे, या फिर ह्यूमरस के अंदर कोई मसला है, यानी कि ह्यूमरस इंस्टेबिलिटी है, डिसलोकेशंस है, तो उसकी वजह से जो इम्पिंजमेंट आएगी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी इम्पिंजमेंट क्या होगी, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी होगी। वो किस वजह से हो सकती है, तो बेसिकली शेप के अकॉर्डिंगली एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप्स होती हैं शेप के अकॉर्डिंगली एक्रोमियो क्लेविकुलर की, दैट इज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 नॉर्मल होती है। इसमें क्या होगा कि एक्रोमियन जो होगी ना, इसकी जो शेप होगी वो होगी फ्लैट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमिकल शेप है एक्रोमियन की। ठीक है, ये क्या है, फ्लैट है और ये नॉर्मल है। पैथोलॉजीज के अंदर क्या होता है कि टाइप 2 और टाइप 3 शेप हुई होती है एक्रोमियन की। ठीक है, ये कौन सी टाइप है, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। टाइप 2 जो होती है ना, इसमें ये देख सकते हैं आपके, ये जो लाइन है ना, ये शो कर रही है कि इसके अंदर जो एक्रोमियन की शेप है ना, ये कर्व्ड हो चुकी है। तो टाइप 2 जो है ये कर्व्ड हो गई एक्रोमियन की शेप। टाइप 3 के अंदर एक्रोमियन की जो शेप होगी ना, वो हुक्ड शेप हो चुकी होगी। डिजीज के अंदर होता है ये मोस्टली। ठीक है, तो ये भी पैथोलॉजी है और ये भी पैथोलॉजी है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आपके, ये ज्यादा यहाँ से इसकी सी शेप हो चुकी है एक्रोमियन। ये ज्यादातर होता है जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बोनी स्पर्स फॉर्मेशन हो जाती है स्टार। तो ये यहाँ पे क्या होगी कि ये हुक शेप हो चुकी होगी और यहाँ पे कर्व्ड शेप्ड हो चुकी होगी, यानी कि ये क्या होगा, बोनी स्पर्स फॉर्मेशन की वजह से होगा कि एक्रोमियन की जो शेप है ये पैथोलॉजिकल हो जाएगी। ठीक है, और कंजेनिटल भी हो सकती है, यानी कि पैदाइशी तौर पर ही उसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है, जो शेप है, वो एक्रोमियन की इस तरह है, हुक शेप। ठीक है, तो अगर फ्लैट होगी तो नॉर्मल है, और अगर कर्व्ड और हुक्ड शेप्ड होगी एक्रोमियन तो ये पैथोलॉजिकल है। ठीक है, तो ये भी टाइप्स आपसे पूछ लेते हैं कि प्राइमरी इम्पिंजमेंट किस वजह से हो सकती है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी होती है ज्यादातर टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी देखने को मिलती है।
और वो किस वजह से हो सकती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, बोनी स्पर्स फॉर्मेशन की वजह से होने लग पड़ती हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या हो रही होती हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन रही होती हैं, बोनी स्पर्स फॉर्मेशन हो रही होती है, और या फिर कंजेनिटली कोई इशू है तो उसकी वजह से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पैथोलॉजी की वजह से जब इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी एक्रोमियन की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब एलिवेटेड एक्टिविटीज होंगी, ह्यूमरस एलिवेट करेगी, तो सुप्रा ह्यूमरल स्पेस और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वो पहले से ही डिक्रीज होगी और जब ह्यूमरस एलिवेशन होगी तो उसकी स्पेस और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स एंड साइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। तो सेकेंडरी इम्पिंजमेंट किस वजह से आएगी, एक्रोमियन की तो बात हमने कर ली। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के अंदर ही कोई मसला है, ह्यूमरस इंस्टेबिलिटी है, डिसलोकेशन है, तो उसकी वजह से जो इम्पिंजमेंट आएगी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। ठीक है, और सेकेंडरी इम्पिंजमेंट क्यों होती है, इंस्टेबिलिटीज की वजह से, फंक्शनल डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है, इंस्टेबिलिटीज की भी टाइप्स हैं। कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, यूनि डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है एंड मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी होती है। तो इनको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इनके बारे में कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या होता है और उसकी कॉजेज को हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट और एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट को डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि जॉब्स ने किस तरह क्लासिफाई किया है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को, और स्पेशल टेस्ट कौन से होते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के लिए। अगर इसके अंदर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर भी किया करें, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोज़ को बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।